Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, these episodes help us understand emerging companies in a much better way. We get to know about their company's business model, their growth journey, their future growth plans. And friends, a lot of information can be used by investors in a very constructive way to take an investment call in such companies. We normally talk to the promoters and the top management, so we get direct information from them. And friends, today's episode is very interesting because we are going to talk about a company which is already listed on the capital markets. The company's name, which we are going to discuss today, is Patel Retail Limited. And I have the pleasure of having the managing director and the chairman of the company, Mr. Danji Patel. दानजी भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। छोटा इंटरव्यू सही, लेकिन सर आपके साइड से हमको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐसे ही अपेक्षा है। तो दानजी भाई, पहला सवाल जो बहुत बेसिक और एलिमेंट्री है, वो पूछना चाहूंगा कि सर आपके कंपनी की बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए। सर, ये बिजनेस आपने कभी शुरू किया, कैसे सूझा कि आपको रिटेल बिजनेस में आना है? सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि अभी तो कंपनी लिस्ट हो चुकी है, फिर भी आपके मुंह से सुनना हमको अच्छा लगेगा। और दूसरा सर, हमारा डोमेस्टिक मार्केट में हमारे बिजनेस में क्या पोजीशनिंग है, उसके बारे में बताइए। सर जी, ये जो मेरा जर्नी के बारे में, मैं एक्चुअली गुजरात से, कच्छ से बिलोंग करता हूँ। और जब मैं 15 साल का था तब बॉम्बे आया था, और कुछ 4-5 साल मैंने किराने की दुकान में नौकरी की। और फिर 1990 में हमने एक पहली किराने की दुकान खोली, दोनों भाइयों ने मिलके। फिर वहाँ से 4-5-7 साल किराने की दुकान चलाई और बढ़िया धंधा किया। और फिर उस समय पे थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा था कि मार्केट में मॉडर्न ट्रेड, मतलब ये सुपर मार्केट का कॉन्सेप्ट आया था। उस समय पे अपना बाजार करके एक रिटेल चेन थी, तो उसको देख के थोड़े से प्रेरित हुए कि नहीं, अभी मार्केट में लोगों का और कस्टमर का मानसिकता चेंज हो रही है। उनको कुछ अभी जो चल रहा है उससे कुछ अलग चाहिए। तो फिर उस समय पे डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम लोग ये मॉडर्न जो अभी चल रहा है सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट में कुछ चालू किया जाए। तो हमने फिर पहला एक स्टोर अंबरनाथ ईस्ट में सुपरमार्केट खोला। और उस समय पे बढ़िया, लोगों को भी अच्छा लगा, क्योंकि हम जिस एरिया में काम करते थे वहाँ के लिए कुछ यूनिक था, मतलब कुछ अलग थी। तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, लोगों को अच्छा लगा, लोगों को उसका बेनिफिट दिखने लगा। तो फिर वो हिसाब से फिर हम आगे आगे ऐसे 1-2-4-5 स्टोर ऐसा खुलते गए। तो फिर तब तो हम 2 भाई लोग थे, हमारे बड़े भाई बेचे हुए हम लोग देखते थे। फिर क्या, फैमिली के मेंबर जुड़ने लगे। मेरा एक भतीजा आया, फिर एक भांजा आया। तो फिर हमने फिर बोला अभी अपनी रिटेल और एफएमजीसी या स्पाइसेस पल्सेस में तो अच्छी कमांड है, तो अभी फैमिली मेंबर भी आए, तो बोला कुछ और एक वर्टिकल इसके रिलेटेड ही जोड़ते हैं। तो फिर हमने उस समय पे थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट का काम चालू किया फूड आइटम में। तो वो भी एक वर्टिकल अच्छा काम करने लगा। तो फिर ऐसा लगा कि अभी हम लोग लोगों से खरीद के माल बेच रहे हैं, तो इसमें वैल्यू एड कैसा करें। तो फिर उस समय पे ऐसा सुझाव इंटरनल बैठ के हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों नहीं हम अपना ही जिसमें मास्टरी हो जाए, फूड आइटम स्पाइसेस है, उसका कुछ प्रोसेसिंग चालू करें। तो फिर हमने प्रोसेसिंग यूनिट चालू किया। तब हम उस समय पे कुछ 3-4 चीज़ का प्रोसेस करते थे, जो फार्मर से खरीदते थे, उसको क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और एज पर कस्टमर का डिमांड के हिसाब से क्वालिटी बनाते थे और फिर उसको एक्सपोर्ट करते थे। तो वो तो हो गया होल स्पाइसेस। तो फिर कुछ समय वो अच्छी उसमें पकड़, कमांड, कस्टमर बेस अच्छा हो गया। तो फिर उसमें भी वैल्यू एड कैसा करें। तो हमने नेक्स्ट सोचा कि उसको अभी एक स्टेप आगे का प्रोसेस में जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने उसको पाउडर बनाने का प्लान किया कि भाई आखे मसाले को पाउडर
और मसाले में तो मल्टीपल वेराइटीज है वो बनावे। तो फिर हमने एक यूनिट्स लगाया और वो यूनिट्स हम लोगों ने आज का ग्राहक का डिमांड और लोगों में जो कोविड के बाद एक अवेयरनेस आया कि हाइजीनिक हेल्थ के लिए जो हेल्थ कॉन्सेंस है उसके लिए वो मसाले में क्या ऐसी क्वालिटी हम बनावे, तो उस चीज को ध्यान में रख के हमने अपनी फैक्ट्री का पूरा प्रोसेस इस तरह से सेट किया कि चलो कि आगे जाके हम मार्केट का जो डिमांड है, जो ग्राहक की नीड है, उस तरह से अपन प्रोसेस करें और उसको मार्केट में फिर हमने अभी तो उसमें काफ़ी कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमने डोमेस्टिक अपनी एक ब्रांड लॉन्च की है इंडियन चेस का, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और रिटेल में हमारे आज फ्रॉम टुडे 48 स्टोर हो गए। तो इस तरह से मेरी स्टार्टिंग की जर्नी थी। ठीक है, मैं समझ गया। धनजी भाई, ये 48 स्टोर जो अभी अपने है, वो कहाँ कौन-कौन से स्टेट्स में हैं? कुछ बता सकेंगे? नहीं, अभी अभी सिर्फ महाराष्ट्र में है हमारे, महाराष्ट्र के अच्छा, अंदर। पूरा महाराष्ट्र का ही रीजन फोकस किया है। महाराष्ट्र क्योंकि मेरा यहाँ पे जो डीसी है हमारी, और हम पहले ही ऐसा हम समझते थे कि पहला होम ग्राउंड कंप्लीट करो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे का बढ़ो। बराबर। तो जिस गेम में हम बैठे नहीं, उधर ठीक है। बहुत सारा पोटेंशियल है, और हम लोग का हाँ, टारगेट टायर 2 और टायर 3 है। बराबर। तो अच्छा, मेरे को एक बात बताइएगा धनजी भाई, स्पाइसेस और मसाला तो आपने बोला कि आपने इंट्रोड्यूस किया, वैल्यूडेशन भी लॉन्च किया कस्टमर के लिए। सर, और कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है? यानी पूरा कंपनी का प्रोडक्ट रेंज अगर आप मेरे को बताएँ कि मसाला, स्पाइसेस के अलावा भी कुछ और बेचते हैं आप? नहीं, हम रिटेल में तो मोर देन 10,000 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नहीं, बट लेकिन कैटेगरीज़ कौन से होंगे? कैटेगरीज़ कौन से होंगे? जैसे मसाला, स्पाइसेस एक कैटेगरी हो गया। कैटेगरी वाइज़ कौन-कौन से कैटेगरीज़ होंगे? में फूड हो गया, नॉन फूड हो गया और जनरल मर्चेंडाइज, उसके अंदर लगभग सब कुछ आ जाता है। तो ये अच्छा, ओके, रिटेल की कैटेगरी होगी, बरोबर। बरोबर, हाँ, ठीक और है। रिटेल में तो हम अपने प्रोडक्ट भी बेचते हैं, और फिर मार्केट में सभी कंपनियों का माल बेचना होता है, और रिटेल का तो तो नेचर है वो। अच्छा, एक बात बताइए दानजी भाई, अभी आपने 48 स्टोर्स किए हैं। सर, मेन जो अपना टारगेट कस्टमर है, आप कौन से टाइप के कस्टमर को कैटेगरी वाइज़ टारगेट करते हो? जो नॉर्मल मिडल क्लास कस्टमर है या एफ्लुएंट कस्टमर है? क्योंकि मार्केट तो काफ़ी बड़ा है। देखो, रिटेल में तो अभी माल का कांसेप्ट तो वेरी क्लियरली आया है। आपने बहुत पहले बिज़नेस शुरू किया, तो आपको काफ़ी अनुभव है। तो सर, हमारे हिसाब से ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट यानी प्योर महाराष्ट्र का ही मार्केट अगर मैं पूछूँ, तो सर ये कितना बड़ा मार्केट हो सकता है हमारे लिए? क्योंकि अभी तो हमारा मेरे ख्याल से टर्नओवर करीबन ये साल फर्स्ट 6 मंथ में तो 400 करोड़ है। पिछले साल भी काफ़ी अच्छा रन रेट था। तो सर मोटा-मोटी अगले 2-3 साल में आपको क्या लगता है ये मार्केट कितना ग्रो करेगा और इसमें हम कैसा फ़ायदा लेंगे? देखो, अभी हम लोग का तो एक तो टारगेट एरिया जो है टायर 2 और टायर 3 कंप्लीटली, हम टायर 2 और टायर 3 कर रहे हैं, और मेरा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है मेरा टारगेट ऑडियंस है। हाँ, और हम लोग का एक थोड़ा सा स्टोर का लोकेशन, उसके लिए एक स्पेशल हम लोग उसके लिए काफी कुछ एनालिसिस करते हैं, और हम लोग का स्टोर है ना, कन्वीनियंस स्टोर है, ना सिटी के बाहर, और बिल्कुल एक हेवी डेंसिटी के भीतर हम लोग स्टोर खोलते हैं। तो और ऑर्गेनाइज जो रिटेल है उसमें तो मार्केट 10, 20, 25 25% से ग्रो कर रही है, तो मार्केट तो बहुत बड़ी है इसकी। हाँ। ठीक है, समझ गया। अच्छा दानजी भाई, मेरे को एक बात बताओ, ये सारे 48 स्टोर्स जो आपने लॉन्च किए, अभी एक क्वेश्चन जो इन्वेस्टर्स भी पूछना चाहेंगे, कि सारे स्टोर्स ब्रेक इवन पे है या इसमें से कोई अभी नए-नए चालू किए हैं, तो वहाँ पे अभी भी ब्रेक इवन हुआ नहीं है? सर, इसके बारे में तो बताइए। हम लोग के सारे स्टोर ऑपरेशनली ब्रेक इवन डे 1 से ही होते हैं। अच्छा, तो हम लोग ऐसे ही उसको प्लानिंग करते हैं। अच्छा वैसे। और हम लोग का स्टोर का साइज 5,000 से लेकर 10,000 फुट तक का रहता है, ओ जैसा जगह की अवेलेबिलिटी। हाँ, और ठीक है। तो उसका मतलब सारे 48 स्टोर्स ऑपरेशनली ब्रेक इवन हो चुके हैं, प्रॉफिटेबल है, तो अच्छी बात है सर। सर, मेरे को बताइए, हमारे जो स्पेस में बेसिकली कस्टमर जब आता है अपने शॉप में,
सर बेसिकली आप उसको क्या वैल्यू एडिशन देते हो? यानी वो माल हमारे शॉप से रेगुलरली खरीदे, रिपीट कस्टमर होए, इसके लिए सर आपके तरफ से क्या आप करते हो? यानी 1-2 चीज़ें बताइए कि जिससे आप थोड़ा कस्टमर एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा देते हो, उनको सर्विस अच्छी मिलती है। तो 1-2 चीज़ें सर आपके तरफ से बताइए कि हम दूसरों से थोड़ा-सा बेहतर काम कैसे करें? थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में आपको बताता हूँ कि हम लोग स्टोर के अंदर जो हमारे स्टाफ, जो मेरे ऑपरेशन वाली टीम है, उसको इस तरह से गाइड किया जाता है कि मेरा ग्राहक को ऐसा फील हो कि मैं अपनी दुकान में आया हूँ, और कोशिश करते हैं कि ग्राहक को नाम से, मैक्सिमम ग्राहक को आप कोशिश करो कि भाई उसको नाम से जानो, क्योंकि हमारा वो हेवी डेंसिटी के अंदर है, लेकिन वो ही रिपीट कस्टमर है। तो वो एक मेन पॉइंट है कि मैं, मेरा स्टाफ को वो अपने लोगों को इस तरह से उसने फ्लोर के ऊपर ट्रेन किया है कि भाई ग्राहक को भाई पूछ लो, आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो उसको गाइड करो, या मिलता है उसको, इस तरह से एक ट्रेन करते हैं। और दूसरा होता है कि हम लोग होम डिलीवरी देते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। ग्राहक आता है, अपना शॉपिंग करता है, बिलिंग करता है, फिर हम लोग उसको घर पे पहुंचा देते हैं। वो एक हमारी मेन ठीक है, यूएस। बरोबर. बाकी ग्राहक के साथ थोड़ा सा वो बोला नहीं कि हमारा जो टायर 2 और टायर 3 का जो कस्टमर है, उसको क्या अपनापन का फील मिलेगा, तो इज हैप्पी। बिल्कुल. और नहीं, नहीं, वो बाकी बात आपने बिल्कुल बाकी बराबर. प्राइस कॉम्पिटिटिव होता है, और सारी रेंज मिल जाती है हमें। हमारा ग्राहक का पता है, एग्जाम्पल के आपका मुझे पता है कि आपको दाल कौन सी चाहिए, चावल, हम उसी तरह के प्रोडक्ट अपनी बास्केट के वो स्टोर के अंदर रखते हैं, ताकि बराबर. ग्राहक भी हैप्पी। ठीक है, समझ गए. अच्छा सर, दूसरी बात मेरे को बताइए कि अभी का मैं फाइनेंशियल FY 25 का देख रहा था. नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं सर. 25 करोड़ का प्रॉफिट है. 880 करोड़ का आपका मेरे ख्याल से 821 करोड़ का रेवेन्यू था. सर पिछले साल रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा नहीं. 814 करोड़ से 821 करोड़ हो गया, लेकिन प्रॉफिट अच्छा बढ़ा. 23 करोड़ से 25 करोड़ हो गया. पहले 6 मंथ्स में तो सर नंबर बहुत अच्छा है. 440 करोड़ पे करीबन 17 करोड़ का प्रॉफिट है, जो 12 करोड़ था. सर फर्स्ट 6 मंथ्स में ऐसा क्या इनिशिएटिव कंपनी ने किया है कि प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा? लिस्टिंग के बाद तो नंबर काफ़ी अच्छे आ गए हैं. तो सर कुछ रीज़न्स है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के मेन कारण ज़रा बताइए? थोड़ा सा आपको पता है हमारे दो वर्टिकल है, एक रिटेल्स और एक प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में जो हम लोग आज 2-3 साल से काम कर रहे थे कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, तो जैसा कि हमने अभी इंडियन सेस का अपना लॉन्च कर दिया, तो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, हाँ, ओके. और कुछ नए स्टोर आ गए, और हम लोग ने अपने एग्जिस्टिंग स्टोर में जनरल मर्चेंडाइजिंग का भी काफी उसमें इम्प्रूव किया, ताकि हाँ, प्रॉफिट बढ़ जाए ऐसा। हाँ. तो ये सेकंड हाफ में भी कंटिन्यू होगा? इनफैक्ट मैं पूछ रहा था धनजी भाई, क्योंकि अभी देखिए अभी ऑलरेडी दिसंबर हो चुका है. विदाउट पुटिंग नंबर बताए बिना, अगर आप ओवरऑल आउटलुक बताए कि नॉर्मली अक्टूबर टू मार्च का पीरियड हमारे कंपनी के लिए नॉर्मली सीजनली अच्छा होता है या फर्स्ट हाफ अच्छा होता है? पहले तो वो बताइए, सीजनलिटी है क्या हमारे धंधे में, कि पहले बढ़िया, फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा होता है या सेकंड हाफ अच्छा होता है? बढ़िया है, एकदम कंपनी अच्छा कर रही है। अच्छा. और सर मोटा-मोटी जो ग्रोथ हमने पिछले साल देखा था, पिछले साल तो 25 करोड़ का प्रॉफिट था, तो इस साल हम ये अज़्यूम करें कि सेकंड हाफ भी ऐसे ही अच्छा नंबर आने अच्छा, की अपेक्षा रहेगी? बढ़िया बढ़िया, आने की अच्छी अपेक्षा है, अच्छा ही होगा। गुड। तो अच्छा, तो सर अभी थोड़ा पब्लिक इश्यू के बारे में बात करते हैं. आपने पब्लिक इश्यू किया, 217 करोड़ आपने रेज़ किया. मैं देख रहा था कि सर आपने बताया कि करीबन 150 करोड़ करीबन आपने खर्चा किया है. बैलेंस पैसा अभी भी खर्चा करना है. तो सर ये पैसा, बैलेंस जो पैसा है, ये कहाँ पे और कभी खर्चा करने का प्लान है कंपनी का? यूजली देखो, वर्किंग कैपिटल ऑब्जेक्ट में था, वर्किंग कैपिटल हम लोग मार्च तक वो यूटिलाइज हो जाएगा, और हाँ, मेजर को कैपेक्स ऑलरेडी मेरे पास इतनी फैसिलिटी बनी हुई है, मेजर कोई हाँ, कैपेक्स मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या हाँ, होता है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, अनएक्सपेक्टेड कोई कैपेक्स आया, बाकी जनरल कैपेक्स, अभी नया स्टोर आएगा तो वो हाँ, प्लानिंग से होते रहेगा। ओके. सर मोटा-मोटी अगले साल, डेढ़ साल में सर नए कितने स्टोर्स आप खोलेंगे? क्या अंदाज़ा है आपका?
ईयर ऑन ईयर हम 12, 15, 20 स्टोर ऐड करने की ट्राई। देखो हम लोग क्या करते हैं, मेरा मेरा कंपनी का एक सोचना है कि खोलने के लिए स्टोर हमें नहीं खोलना है। हमने आज तक हमारा एक भी स्टोर बंद नहीं किया है, तो हम लोग थोड़े से उसके अंदर चूजी है कि हाँ, लोकेशन अच्छा, डे बरोबर. वन ब्रेक इवन हो। तो 15, 20, 25 स्टोर का हम लोग प्लान कर रहे हैं। काफी कुछ हाँ, सर्वे चल रहा है, काफी कुछ एनालिसिस हो रही चीजें, काफी लोकेशन फाइनल हो चुके हैं, तो बरोबर, उसके अंदर भी काफी कुछ अच्छा देख रहे हैं हम लोग। बरोबर. नहीं, ठीक है, समझ गया. तो बेसिकली आप सिलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट करोगे, जहाँ पे लोकेशन अच्छा है, जहाँ पे बिज़नेस अच्छा आता है, वहीं पे आप काम करोगे. ठीक है. सर, एक बात बताइए सर, हमारे धंधे में ये वर्किंग कैपिटल का साइकिल कितना लंबा होता है? यानी हम लोग इन्वेंटरी स्टॉक करते होंगे सारे गुड्स और एसक्यूज़ के, बाद में कस्टमर हमको पैसा देता है, तो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल साइकिल सर कितने महीनों का होता है? इसमें थोड़ा सा क्या है, वर्किंग कैपिटल साइकिल को फिक्स या बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसा कि अभी हम लोग जो प्रोसेसिंग करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसे है कि वो सीजनल है, तो हमको सीजन में बाय करके लेना पड़ता है। वो फिक्स हाँ, नहीं है कि 50 प्रोडक्ट बाय करूंगा, उसके बाद 20 करूंगा, 30 करूंगा। अभी समझ लो कि एग्जाम्पल के मिर्च मिर्च का हम काम करते, धनिया, काफी मसाले काम करते, तो उस समय पे क्वालिटी और क्वांटिटी, क्रॉप कैसा है, हाँ, उसके ऊपर वो सारी चीजें डिसाइड होती है। तो एवरी टाइम इज वेरी। बरोबर. नहीं, जरूरी मैं नहीं है। इसलिए पूछ रहा था कि धनजी भाई, आपका जो सितंबर का रिजल्ट आ गया है, इसमें प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया है, 12 करोड़ से 17 करोड़ प्रॉफिट हो चुका है. लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल कंजम्पशन देखें तो इन्वेंटरी, फिर डेटर, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो, वो इस बार नेगेटिव है. तो मेरा मानना था कि अभी पब्लिक इश्यू का पैसा आपने काफ़ी रेज़ किया, आपके पास काफ़ी कैश अभी भी बुक्स पे है. तो हम ये मान के चलें कि फाइनली देखिए कंपनी की जो हेल्थ होती है, जो निवेशक होता है, वो कंपनी का कैश फ्लो भी देखता है. तो मैं आपको बिल्कुल। वही बोल रहा था कि आपने बराबर बोला कि प्रोसेसिंग के लिए हमको सीज़नैलिटी के हिसाब से थोड़ा स्टॉकिंग करना पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ता है. बट आने वाले साल में क्या कोशिश रहेगी कि ये कैश फ्लो पॉजिटिव रहे हमारे लिए? बिल्कुल बिल्कुल यही कोशिश है कि कैश फ्लो पॉजिटिव होएगा और हो जाएगा। थोड़ा सा क्या, एक्सपोर्ट में भी आप देखते हैं ना, तो बहुत सारे जो आज 25-30 दिन में ट्रांजिट था, वो 45-50 दिन हो गए ट्रांजिट। थोड़ा हाँ, वो एरिया थोड़ा डिस्टर्ब है, तो बहुत सारे फैक्टर है। तो अच्छा, लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक ठीक है. अच्छा दान जी भाई, अभी मेरे को एक बात बताइए, अभी आपने कहा आपके बड़े भाई और आपने ये चालू किया, तो सर अभी आपके लेवल पे फंक्शनली आप कंपनी में क्या देखते हो? फाइनेंस देखते हो, मार्केटिंग देखते हो, न्यू स्टोर्स का ओपनिंग देखते हो? आप बेसिकली फंक्शनल रोल कंपनी में क्या करते हो? मैं कंपनी का वर्टिकल बता देता हूँ। अभी जैसा अभी मेरे फैमिली के इसमें 3 लोग हैं, बाकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, सारे डिवीजन के प्रोफेशनल हेड है। मैं सबको लीड करता हूँ। मेरा मेरा फ्यूचर का प्लानिंग, विजन्स, मेरा उसके ऊपर फोकस रहता है। बाकी डे टू डे ऑपरेशंस में जो मुझे बराबर. लगता है वो मुझे देखना है, वो मैं देखता हूँ। बाकी मेरा मेरा बेटा भी कंपनी, मेरा मतलब सेकंड जनरेशन इस कंपनी में आ गई। अच्छा, ओके. चलो, अच्छी बात. सर, आखिरी सवाल जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी प्रमोटर को पूछते हैं, हमने कोविड देखा था, कोविड तो अभी नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है. सर, हमारे धंधे में सक्सेस के लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र क्या है? यानी सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है ये धंधे में और आपने उसको कैसे अच्छा तरह से मैनेज किया है? वो ज़रा बताइए. अभी देखो, रिस्क को देखने का तरीका सबका अलग अलग है। अभी जैसा मैं जिस सेगमेंट में काम करता हूँ, मैं तो फूड में काम कर रहा हूँ सर। उसमें कोई खाना खाना छोड़ नहीं देगा, खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। आदमी की इनकम कम होगी तो खाने की मात्रा या क्वालिटी चेंज हो गया, तो ये इंडस्ट्री को कोई रिस्क नहीं है। बाकी कोई ऐसे, अभी कोविड आ गया, कोविड में हम लोग ने सबसे ज्यादा ग्रो किया था कि लोगों ने घर बैठ बैठ के खाना ही खाया और कुछ काम ही नहीं किया। बराबर. तो इसमें बाकी रिस्क तो अभी देखो, अभी बड़े प्लेयर आ रहे हैं, जैसा अभी क्विक कॉमर्स, ये सब, वो तो अभी देखो वो हर टाइम चलते ही रहेगा। आज क्विक कॉमर्स आया, कल फिर उसके लिए मुझे क्या करना है, हमें उसके लिए तैयार रहना है कि हाँ, भाई समय चेंज हो रहा है, खुद को चेंज करो। ग्राहक का माइंडसेट चेंज हो रहा है, ग्राहक ग्राहक का माइंडसेट के हिसाब से अपना धंधे में उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। हाँ, बाकी कोई चैलेंज, ठीक है, आएगी, उसको सॉर्ट करना है। मुझे कोई और ऐसे कोई फूड इंडस्ट्री में कोई बड़ी चैलेंज दिख नहीं रही है। बिल्कुल.
नहीं नहीं, ठीक है, आपने कहा कि बरोबर कि बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, खाना पीना तो लोग खाते रहेंगे। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को धनजी भाई। मेरी तरफ से सर बेस्ट विशेस आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।